हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है नस्ली कल्पना लोक यानी कि यूटोपिया। ठीक है, जिसको हम यूटोपिया बोलते हैं। और इसके पहले हमने डिस्कस किया था क्या डिस्कस किया था, ये जो है नाज़ियों का विश्व में कैसा दृष्टिकोण बन जाता है और किस तरीके से जो यहूदी होते हैं उनको ये जो नाज़ी होते हैं वो किस तरीके से खुलेआम इनका कत्ल होता है, और हिटलर जो है किस तरीके से अपनी शक्ति का गलत यूज कर रहा होता है, यानी कि मिस यूज कर रहा, नस्लवाद, ये सब देखने को हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, नस्लवादी राज्य की स्थापना, ये भी हमने पढ़ा था। अब आज हम डिस्कस करेंगे नस्ली कल्पना लोक यानी कि यूटोपिया। ठीक है, तो युद्ध के साए में नाज़ी अपने कातिलाना जो दूसरा यानी कि द्वितीय जो विश्व युद्ध होता है उसमें युद्ध के साए में नाज़ी जो होते हैं वो अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व, यूटोपिया कहते हैं, जो रियल में ना हो यानी कि कल्पना हो जिसे, ठीक है, एक आदर्श कल्पना हो, आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध के एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। यानी कि जो जनसंहार था, जो कि हिटलर ने एक युद्ध का पार्ट इसको बना रखा था, और युद्ध की आड़ में वो क्या करता था, नस्लवाद की भावना से जो भरा हुआ था, उसकी जो मानसिकता थी कि जो यहूदी हैं वो उनके दुश्मन हैं और उन्हें वो निम्न क्वालिटी का समझता था, तो उन्हें वो जो है जो हिटलर था वो उनकी हत्या करवा रहा था। ठीक है, पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया जाता है, यानी कि वो पोलैंड को भी अपने ही कब्ज़े में कर लेता है, और उत्तर पश्चिमी पोलैंड पर ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया है। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्ज़े वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहाँ लाकर बसाया जा सके। इसके बाद जो पोलैंड वासी होते हैं, पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया जाता है। यानी कि जो पोलैंड के रहने वाले लोग होते हैं उनको जानवरों की तरह, मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया जाता है, और जो जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया है। ठीक है, तो जो पोलैंड के जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसको बहुत ही बड़े पैमाने पर उनकी हत्याएं हुई, और यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता, और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथाश्रमों में डाल दिया जाता। यानी कि जो नस्ली जांच में अगर कामयाब हो जाते, अगर उच्च जांच के यानी कि उच्च कोटि के, जैसा कि वो मानता था कि जो नाज़ी थे वो उच्च क्वालिटी के थे, वो नॉर्डिक आर्य थे, तो उनको वो उच्च कोटि के मानते थे, और जो निम्न जाति के थे जैसे यहूदी वगैरह तो उनको वो निम्न जाति के। तो ये मतलब एक जांच होती है नस्ल विशेषज्ञों के द्वारा, तो उसमें अगर कोई भी परिवार उसमें सफल नहीं हो पाता है, यानी कि अगर ऐसा नहीं होता, नस्ली जांच में कामयाब नहीं हो पाते, तो क्या होता था, तो ऐसे लोगों को अनाथाश्रमों में डाल दिया जाता था और उनमें से ज़्यादातर मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटों और गैस चैम्बर भी थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता रहा। तो जो विशालतम घेटों थे, और मतलब एक रूम होता था वो थी, तो और गैस चैम्बर होते थे, तो उसमें लोगों को बंद करके ज़्यादा संख्या में और गैस छोड़ देते थे, तो इससे उनकी जहरीली गैस की वजह से जो यहूदी थे उनको बड़े पैमाने पर वहाँ पे मारा जाता था, हत्या उनकी हो रही थी। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये गैस चैम्बर, आप देख सकते हैं इसका चित्र, इस तरीके से यहूदियों को गैस चैम्बर तक ले जाने वाली एक मालवाहक
गाड़ी होती है। यानी कि जो ये गाड़ी आपको दिख रही है, ये गाड़ी जो होती है इसी में भर के यहूदियों को वहाँ तक ले जाया जाता था। ठीक है, बिल्कुल डिब्बे की तरह उनको बंद करके, जैसे जानवरों को बंद करके उनको भर के ले जाया जाता था वहाँ पे, और वहाँ गैस चैम्बर में भर के उनको जो है मार डाला जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से अत्याचार हो रहे थे वहाँ पे। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मौत का सिलसिला किस तरीके से जो हिटलर थे और जो उसके जो समर्थक थे नाज़ीवाद, उसकी जो विचारधारा के लोग थे, वो किस तरीके से बहुत ही बड़ी मात्रा में हत्याएं कर रहे थे। तो ये देखते हैं। तो पहला चरण होता है बहिष्कार का। ठीक है, तो 1933 से 1939 के बीच में ये बहिष्कार का चरण होता है। ठीक है, जो कि पहला चरण होता है 1933 से 1939 के बीच में। तो हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो नॉर्डिक आर्य यानी कि जो ये हिटलर यानी कि नाज़ीवाद जो थे, इनको छोड़ के बाकी जो भी कास्ट थी या जो भी वर्ग था, उसको नागरिक की तरीके से रहने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935, ये न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार 1935 ये आता है। ठीक है, अधिनियम पारित होता है। तो जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। यानी कि या तो फिर जो जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले जर्मन नागरिक होंगे, उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा, जो बाकी लोग हैं उनको संरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी, क्योंकि यहूदी जो थे वो नाज़ीवाद जो थे उनके कट्टर दुश्मन थे। ठीक है, और यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया जाता है। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी जाती है। यानी कि उनके सारे जो नागरिकता के अधिकार होते हैं वो सभी छीन लिए जाते हैं। अन्य कानूनी उपाय क्या होते हैं जो यहूदियों के खिलाफ किए जाते हैं? जैसे कि यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार, जो भी यहूदी होते थे तो जो उनके व्यवसाय होते थे उनका भी बहिष्कार किया गया। सरकारी सेवाओं से निकाला जाना, यानी कि जो यहूदी लोग थे, यहूदियों पर इस तरीके से अत्याचार हुआ है उस समय में कि आप यहाँ पे पढ़ के समझ सकते हैं। तो उनको सरकारी सेवाओं से भी निकाला गया। ठीक है, व्यवसायों का बहिष्कार भी उनको किया गया। यहूदियों की संपत्ति की जब्ती और बिक्री भी की गई। ये सारे कार्य किए गए उनको परेशान करने के लिए या उनकी प्रजाति को ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा नवंबर 1938 के एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को तहस नहस कर दिया जाता है और लूट लिया जाता है उनकी संपत्तियों को, उनके घरों पर हमले किए जाते हैं और यहूदी प्रार्थना घर जो होता है, ठीक है, तो उसको जला दिया जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। तो जो यहूदी प्रार्थना घर होता है जिसको साइनागोगस के नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं, उसको जला दिया जाता है और उन्हें जो यहूदी होते हैं उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसी घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पार्क में रखी बेंच है ये सिर्फ आर्यों के लिए थी। ठीक है, जो कि वहाँ के नॉर्डिक आर्य लोग थे, ठीक है, ब्लॉन्ड थे, उनके लिए थी। और ये इस संकेत पट में ऐलान किया जाता है कि उत्तरी समुद्र स्नान क्षेत्र यहूदियों से मुक्त है। ये जो यहाँ पे है और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो यहूदी होते हैं इनके पास कोई जो है बचने का रास्ता नहीं बचता, को जीने का कोई और रास्ता नहीं बचता। तो ये सब अपनी जो वस्तुएं होते हैं वो बेसिक नीड्स के लिए बेच रहे होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा चरण। अब पहले चरण में तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो पहले चरण में ये जो ब्रोकन
नाइट वो आप ब्रोकन ग्लास की घटना होती है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 1938 के आसपास होती है। और फिर जो दूसरा चरण होता है उसको दड़बाबंदी कहते हैं, ठीक है। दूसरे चरण को दड़बाबंदी कहते हैं, यानी कि घेटवाइजेशन। तो 1940 से 1944 के बीच में होता है। तो तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं। वहाँ पे उनको, यहूदियों को जीने का कोई हक नहीं था, और यहाँ पे तुम्हें हमारे बीच रहने का भी कोई हक यहाँ पे नहीं दिया जाता है। 1940 और 1944 के बीच में इस तरीके से स्थितियाँ परिवर्तित हो जाती हैं। सितंबर 1941 से सभी यहूदियों को हुक्म दिया जाता है कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे, ठीक है। और उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेज़ों और घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छाप दिया जाता है। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र के लोदज और वारसा जैसे घेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता है। ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे जो वारसा और लोदज होते हैं। और घेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया जाता है। उनकी सारी संपत्ति जो होती है यहूदियों की, वो जब्त कर ली जाती है, ठीक है। कुछ समय बाद में घेटो बस्तियों में वंचना, भूखमरी, गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो जाता है। तीसरा चरण होता है सर्वनाश 1941 के बाद। ये चरम जो समय होता है बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें क्या है कि तुम्हें जीने का अधिकार नहीं, ठीक है। अभी तो रहने का अधिकार नहीं था, अब यहाँ पे जीने का अधिकार भी छीन लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भागने की कोशिश में मौत। ये जो यहाँ पे जो तार लगे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ ये जो तार लगे होते हैं, ये पूरी चारों तरफ यातना ग्रह होता था, तो उसमें चारों तरफ तारों में करंट दौड़ता रहता था, ठीक है। और जो भी इंसान भागने की कोशिश करता था वो करंट लगने से उसकी मृत्यु हो जाती थी, ठीक है। और गैस चैम्बर के बाहर कपड़ों के ढेर, यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जो गैस चैम्बर के बाहर कपड़ों के ढेर हैं कि कितनी मृत्यु हुई होंगी गैस चैम्बर के अंदर, ठीक है, गैस, जहरीली गैस के कारण। फिर यहाँ पे समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में लाया, यानी कि बिल्कुल उनको खुलेआम, उनका बहुत ही दयनीय दशा हो जाती है यहूदियों की। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो यहूदी होते हैं यहूदी मकानों से, तो उनको यातना गृहों और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को क्या किया जाता है। अभी तक तो यातना गृहों में भी जो भागने की कोशिश करते थे उनको करंट लग जाता था, तो उससे उनकी मृत्यु हो जाती थी। और घेटो बस्तियों में क्या होता था, जो घेटो बस्ती में रहने वाले यहूदी होते थे उनको मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। पोलैंड तथा अन्य पूर्वी इलाकों में, मुख्य रूप से बेल्जिक, ऑस्विट्स, सोबिबोर और त्रेब्लिंका और चर्मलोनो और मायदानेक में उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते मौत के घाट उतार दिया गया। ये एक यातना गृह की फ़ोटो है। यहाँ पे जो ये तार से लगे हुए हैं, इसमें करंट वाले तार थे, ठीक है। और यहाँ अंतिम समाधान से पहले जो है क्या किया जाता था कि उनके जो जूते होते थे वो छीन लिए जाते थे, बाहर निकलवा लिए जाते थे। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक यातना गृह कैमरा मौत के मैदानों को भी खूबसूरत ये यहाँ पे था, ठीक है। फिर नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि नाज़ी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति होती है, क्योंकि यहूदियों को तो बहुत बड़े पैमाने पर मारा जा रहा था वहाँ पे। नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुँच चुकी थी, यानी कि जो हिटलर था वो युवाओं को बहुत ही पसंद करता था।
उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नात्सी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नात्सी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि वो एक नात्सीवाद की विचारधारा उन बच्चों में भी जो है चाहता था कि पनपे। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। नात्सीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था, इस चीज़ के बारे में देखेंगे तो तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में क्या किया गया कि बाद में उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो जो यहूदी टीचर होते थे उनको भी वहाँ से हटा दिया जाता था और बाद में उनको मृत्युदंड दे दिया जाता था। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा, यानी कि जिससे कि जो बच्चे थे वो किसी भी तरीके से यहूदी की विचारधारा उनमें ना यहूदी विरोधी हो जाए और उनमें पूरी तरीके से नात्सीवाद की भावना आ जाए। ठीक है, तो बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ ना तो बैठ सकते थे और ना ही खेल कूद सकते थे। इस तरीके की पाबंदियां लगी हुई थी। बाद में अवांछित बच्चों को यानी कि यहूदियों को जिप्सियों के बच्चों यानी कि जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अच्छे जर्मन बच्चों को नात्सी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। तो जो अच्छे जर्मन यानी कि जो बच्चों को वो नात्सीवाद की विचारधारा से बिल्कुल ओत-प्रोत करना चाहता था। वो चाहता था कि जितने भी लोग हैं तो जर्मनी जो है नात्सीवाद का बिल्कुल प्रधान देश बन जाए। तो अच्छे जर्मन बच्चों को नात्सी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था और यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया होती थी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नात्सी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और तो और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला और ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। बच्चों को हिंसक बनाने के लिए किया जाता था कि बच्चों को उनको मुक्केबाजी सिखाई जाती थी और वो ऐसा मानते थे कि मुक्केबाजी से बच्चे जो होंगे वो मजबूत बनेंगे, ताकतवर बनेंगे और बहुत ही उनमें हिंसा आएगी। ठीक है, आक्रामकता की भावना पैदा करने के लिए ये सब चीज़ें की जाती थी। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। ठीक है, तो जो जर्मन बच्चे थे और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की जो भावना थी उससे लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी जाती है। 10 साल की उम्र के बच्चे को युंग फोक में दाखिल करा दिया जाता था। तो जो 10 साल के बच्चे होते थे उनको युंग फोक में दाखिल करा दिया जाता था और 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नात्सियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी ताकि वो पूरी तरीके से हिटलर को अपना आइडियल मानने लगे। फिर जो है उनकी सदस्यता लेनी पड़ती थी जब वो 14 ईयर्स के हो जाते थे और इस संगठन में ये युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस यानी कि श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे और इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नात्सी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो युंग फोक एक जो 14 ईयर्स के जो बच्चे होते थे उनमें नात्सी युवा संगठन था, उसमें इन लोगों को रजिस्टर कर दिया जाता था। ठीक है, और फिर यहाँ हम देखेंगे कि नात्सी यूथ लीग जो होती है
तो उसका गठन कब होता है? तो नाज़ी यूथ लीग का गठन होता है 1922 में। ठीक है, 1922 में नाज़ी यूथ लीग का गठन होता है। तो नाज़ी यूथ लीग का गठन कब होता है? 1922 में। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नया नाम दे दिया गया। ठीक है, और 4 साल बाद नाज़ी यूथ लीग का नाम क्या दिया गया? हिटलर यूथ का नाम दे दिया जाता है। 1933 में आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे होते हैं। ठीक है, जुड़ जाते हैं। युवा आंदोलन को नाज़ीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है सब टॉपिक